अब मैं मस्तानी वाला डायलॉग बोलूं। कितने बात करने हैं तुम लोगों को इसके? ओहो, नहीं मेरे को इंस्टीट्यूट को नहीं चलता। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का फर्स्ट पार्ट है एंड इसका सेम टू सेम इतना ही सेम टू सेम कंटेंट इसका सेकेंड पार्ट आएगा अपना। एंड ऑब्वियसली द नेम एज कॉर्पोरेट फाइनेंस सजेस्ट, इसमें एग्जीक्यूटिव का जो भी अपन ने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है वो थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल आएगा, जैसे कि अपना आईसीडीआर में आईपीओ एफपीओ के बारे में था, स्वेट इक्विटी शेयर थे, वापस वो चीजें रिपीट होगी। आईएफएससी था, याद है? लिंक कर पा रहे हो? अभी ताजा ताजा ही तो पास हुए हो। हाँ, तो आईएफएससी था, वो सारी चीजें डिटेल में आएंगी। उसके साथ साथ कुछ और रेगुलेशंस ऐड ऑन होंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में बेसिक सारे एक खाली ओवरव्यू है जो हम पूरे के पूरे चैप्टर्स में आगे पढ़ने वाले हैं कि सिक्योरिटी लॉ में क्या क्या है एंड हमारे सिलेबस में दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या क्या है। एंड उसके साथ साथ ये काइंड ऑफ अ रिवीजन भी है जो कि हमने ऑलरेडी कंपनी लॉ में डिबेंचर शेयर्स बॉन्ड उनके बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज है। सो एक बार कम टू पेज नंबर 1, दैट इज चैप्टर नंबर 7, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। फंडिंग रेज करने के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो दो सोर्सेस हैं, एक तो या तो आप इक्विटी इशू कर दो या फिर आप डेट ले लो। ओके, कोई ऐसा रेशियो नहीं है कि कौन सा रेशियो अपना बेटर होता है, कोई ऐसा सजेस्टेड रेशियो नहीं है कि इसी रेशियो में अपने को इक्विटी डेट रखने चाहिए। बट आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, इक्विटी या डेट? एंड आंसर विद रीजंस। ओनरशिप देते हैं। ओके, तो डेट में अपने को ओनरशिप नहीं देनी पड़ती। और फायदा डेट के? महंगा नहीं पड़ता। ओके, हाँ ओके, हाँ डेट में वो सारी चीजें नहीं है, कंट्रोल अपने को कंट्रोल नहीं गंवाना पड़ता और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उतना इंटरेस्ट देके उनको दफा करो, इतना वो लोग अपना कंपनी में पंचायत भी नहीं करते। लेकिन इक्विटी में उसका अपोजिट है, वो लोग कंट्रोल भी डिमांड करते हैं, अपने को वोटिंग राइट और पावर्स भी देने पड़ते हैं। एक और अपना डेट का बेनिफिट है, वो बेनिफिट है कि हम लोग डेट अगर देते हैं तो उसमें जो भी इंटरेस्ट पे होता है वो हमारा टैक्स से डिड्यूस हो जाता है, उसके बाद ही हमें टैक्स पे करना पड़ता है अपने प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट पे इंटरेस्ट डिड्यूस हो जाता है। बट डेट की अलग ऑब्लिगेशंस और हैं। आज मान लो हम डेट नहीं रीपे कर पाए तो डेट होल्डर्स हमारे असेट बेच के हमारी डेट रीपे करवा लेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर के रिलेटेड क्या होता है, आप लोगों ने वो विंडफॉल मैनेजमेंट पढ़ा है, वाटरफॉल मैनेजमेंट, कि हम लाइबिलिटी कैसे कैसे पे ऑफ करते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो इक्विटी में डेट में एक पॉइंट होता है कि हमें डेट तो पे करना ही है एनी हाउ, लेकिन इक्विटी में हमारे पास पैसे हुए तो उन इक्विटी शेयर होल्डर को एट दी एंड मिलेंगे, नहीं हुए तो नहीं मिलेंगे, वैसा पॉइंट। तो दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने प्रोज और अपने अपने कॉन्स हैं। लेकिन डेट के केस में अपन ने देखा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बर्बाद हुई है, जैसे वीडियोकॉन वाली कंपनी थी, पूरी की पूरी बर्बाद हो गई डेट के केस में। यस बैंक डूबते डूबते बचा है डेट के केस में, वो तो उसको रिवाइव किया गया है। और अदरवाइज अभी जो रिसेंटली चल रहे हैं जैसे कि अडानी, उनका भी डेट में बहुत ज्यादा स्टेक है। तो ये एक साइड पे वन ऑफ द काइंड ऑफ रिस्की थिंग होता है कि अगर अपन ने ज्यादा डेट लेके रखी है तो अपने को एक प्रपोर्शन मेंटेन करते पड़ता है कि डेट को अपना एक लिमिटेड प्रपोर्शन में ले। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और साउंड फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी डेट लेके रखते हैं, रीजन बीइंग उन्हें अपना ओनरशिप नहीं देना।
तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, सेम गोज फॉर इक्विटी एंड डेट ऑल्सो। तो फर्स्ट पॉइंट में वही है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग बताया हुआ, इक्विटी से ले सकते हैं, डेट से ले सकते हैं। एंड उसके बाद अपना आता है, ये चैप्टर ना ओवरव्यू टाइप है, इंफॉर्मेटिव टाइप है, तो इसमें कुछ लर्न करने जैसा नहीं है, जो अपन ने पास्ट में पढ़ा वही सारी चीजें वापस रिपीट हो रही है। फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट वाली याद है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। भाई तुम बताना क्या चाह रहे हो? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। जैसे इक्विटी शेयर की डेफिनेशन याद है, विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। भाई तुम्हें नहीं बताना तो बोल दो, होल्डिंग कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ऐसा घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो कि पहले सब्सिडरी को चेक करो फिर हम होल्डिंग समझेंगे? तो शेयर कैपिटल वही इक्विटी शेयर की बात की गई है यहाँ पे। दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, व्हेन द पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज कम, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? डिविडेंड पे में प्रेफरेंस मिलता है, और बाइंडिंग के टाइम पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस देते हैं कैपिटल पे करने के लिए। ओके, देन कम डाउन टू नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में बोला हुआ है दैट इज, अलग अलग लॉज और रूल्स बताए हुए हैं। यहाँ पे पहला कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, दैट इज कंपनीज एक्ट, कंपनी शेयर कैपिटल रूल। तो यहाँ पे वापस आया है इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड अनदर आता है दैट इज कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल वोटिंग? डीवीआर होते क्या है? वोटिंग राइट होते हैं या नहीं होते? क्या होता है? होते हैं, बट ज्यादा होते हैं। सी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट दोनों टाइप के हो सकते हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट भी हो सकते हैं, इंफीरियर वोटिंग राइट भी हो सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल शेयर पे क्या होता है, वन शेयर वन वोट जितना कॉन्सेप्ट है, बट डिफरेंशियल वोटिंग राइट में हम सुपीरियर राइट भी दे सकते हैं कि आपके पास एक शेयर है फिर भी आपको दो वोट मिलेंगे, दैट इज सुपीरियर। इंफीरियर वोटिंग राइट में हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 10 वोटिंग राइट नहीं मिलके 7 ही वोटिंग राइट मिलेंगे। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में दोनों चीजें आती है, सुपीरियर वोटिंग राइट एसआर इक्विटी शेयर भी आते हैं और इंफीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर आते हैं। एंड इसमें वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अपने डीवीआर इशू किए थे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले, और वो कुछ ऐसा रेशियो था कि 90% ऑफ द आपको वोटिंग राइट अपना फॉरगो करना पड़ेगा। तो डीवीआर फिर यूजफुल कब होता है? वो तो सुपीरियर वोटिंग राइट यूजफुल होते हैं जब कंट्रोल चाहिए हो। इंफीरियर वोटिंग राइट मतलब हम आपको शेयर कैपिटल तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट उतना वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होता है। आप लोगों ने अगर सब सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करते हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो आप लोगों के पास कभी मेल आते हैं कि अच्छा वोटिंग हो रही है, ई वोटिंग हो रही है, पोस्टल बैलेट से हो रही है, ये आईडी पासवर्ड है, कभी खोलने की भी जहमत की है? कभी वोट किया है? तो अपने को वोटिंग से फर्क ही नहीं पड़ता, भले कोई भी वहां पे डिसीजन हो, अपने को पता है अपना वोट इतना फर्क डालेगा ही नहीं। अपने को फर्क किससे पड़ता है? कैपिटल एप्रिसिएशन हो और हमारा प्रॉफिट हो, हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता रहे। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमारा डीवीआर ज्यादा ठीक है। वहां पे क्या होता है कि आपका जैसे 10 शेयर्स आपने लिए तो ऐसा बोलेंगे कि ठीक है 10 शेयर्स में आपको 8 वोटिंग राइट ही मिलेंगे, लेकिन हम आपको हाइयर रेट पे डिविडेंड रेट प्रोवाइड कर देंगे। तो आपसे ओनरशिप का, वोटिंग राइट का, कंट्रोल का स्टेक ले लिया, लेकिन आपको ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीवीआर। समझ आया ये पॉइंट? ओके, ये हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमें वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट नहीं करना, ना ही कंपनी को अपना मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल में कंपनी को हमारे डिसीजन मानना पड़ेगा। उस पॉइंट से बेनिफिशियल है, और हमें उनको, कंपनी हमें टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहेगी। और जनरली जो डीवीआर वाले शेयर है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, वो कम प्राइस पे इश्यू होते हैं। रीजन बीइंग क्या? क्योंकि उनपे हमें उतना वोटिंग राइट नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर। फिर वापस कंपनीज एक्ट का रेफरेंस है, फिर आईसीडीआर का रेफरेंस है, एलओडीआर का रेफरेंस है। तो ये सारी चीजें टॉपिक के ऊपर ही लिखा है, फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पस ओनली। तो एक बार ऐसा गो थ्रू करके रीड नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आगे पूरे लॉज और रेगुलेशन हमें आईसीडीआर एलओडीआर डिटेल में ही पढ़ना है। नाउ कम डाउन टू पेज नंबर 4। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर। अब वापस बोला हुआ है इक्विटी शेयर को हम कॉमन स्टॉक की तरह भी रेफर कर सकते हैं, एंड इक्विटी शेयर इज वही शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी।
फिर आता है डीवीआर, जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट का पॉइंट था, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब डीवीआर का सेक्शन कौन सा था, याद है भाई? इसमें तो लिखा हुआ है, बट 43 डीवीआर का सेक्शन हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 43 था। अब डीवीआर में बोला क्या गया है, इट इनेबल द कंपनी टू इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग राइट एक्सेट्रा। तो जो नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं उनसे हम डिफरेंट इक्विटी शेयर इशू करेंगे। डिफरेंट क्या होगा, हम वोटिंग राइट में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो टाटा मोटर्स ने जब अपने डीवीआर इशू किए थे, उन्होंने वोटिंग राइट में डिफरेंस क्रिएट किया था कि आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपको सिर्फ एक वोट मिलेगा, तो वहां पे वोटिंग राइट में डिफरेंस था। तो नॉर्मली दोनों हो सकता है, वोटिंग राइट में भी या डिविडेंड में भी डिफरेंस हो सकता है। डिविडेंड में ऐसे डिफरेंस हो सकता है कि मान लो अगर सारे शेयर को 1 रुपए के हिसाब से पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है, आपको डिविडेंड, आपका हमने वोटिंग राइट ले लिया तो आपको थोड़ा ज्यादा डिविडेंड दे देंगे कंपनसेट करने के लिए। तो वैसा हो सकता है, सबको 1 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, आपको उससे 5% ज्यादा, तो 1 रुपए 5 पैसा जितना डिविडेंड मिल जाएगा। आप कम डाउन टू रूल्स, कुछ कंडीशन है, हम रीड कर लेते हैं। कंडीशन फॉर इशुएंस ऑफ द शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, दैट इज रूल नंबर 4। पहला कंडीशन है कि हम अगर डीवीआर इशू कर रहे हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए अपने पास डीवीआर इशू करने के लिए। सेकेंड आता है, हमें जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए बाय द वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। थर्ड आता है, आप डीवीआर कितना इशू कर सकते हो, तो अपना कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 74% तक ही अपने डीवीआर इशू कर सकते हैं। फिर आता है नो डिफॉल्ट, मतलब आपने टाइम टू टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए होने चाहिए, एनुअल रिटर्न फाइल किए होने चाहिए। आपका कभी भी रिडम्पशन अमाउंट बाकी था, डिविडेंड का पेमेंट या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का अमाउंट बाकी था, वो आपने पे किया होना चाहिए। कोई भी डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए। इवन आपने टर्म लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो सारे के सारे लोन आपके पे होने चाहिए बिफोर इशूइंग डीवीआर। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है हाउएवर, लास्ट वाला पॉइंट। However, a company may issue the equity share with DVR upon the expiry of 5 years from the end of financial year in which the default was made good. What do you mean by this? हाँ, करेक्ट। हमने डिफॉल्ट किया तब तो डीवीआर इशू ही नहीं हो सकता, उसके बाद भी 5 साल का कूलिंग पीरियड है, वील हैव टू वेट फॉर 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द डिफॉल्ट टू इशू डीवीआर। तो इसको एक बार हाईलाइट करके रख लो या फिर टिक करके रख लो। हाईलाइटिंग यूज करता है कोई? कौन अपनी बुक लाल पीली बना रहा है? ओहो, कितने हाईलाइटर यूज करती है? तो फिर याद कैसे रखते हैं कि कौन? फिर सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, नहीं नेक्स्ट टाइम तो ये करना ही नहीं है अपने को। तो वो बुक में कलर बुक ज्यादा लगेगी फिर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन पेज नंबर 5, दैट इज ई पॉइंट। ओके, ई पॉइंट में बोला है कि जो अलग अलग लॉज और रूल्स, जैसे कि सेबी का रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रेगुलेशन है, आपने पिछले 3 सालों में ये सारी चीजें कंप्लाई की होनी चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। तो एक टाइमलाइन अंडरलाइन करके रख लो, दैट इज द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ डीवीआर इनटू इक्विटी शेयर इज नॉट पॉसिबल एंड वाइस वर्सा। टाटा मोटर्स ने डीवीआर इशू किए थे, उसके बाद क्या हुआ था 7:10 में उन्होंने कन्वर्जन अलाउ, वहां पे ऐसा बोला था टाटा मोटर्स ने कि हमने डीवीआर इशू किए, फिर आप अपने डीवीआर हमें वापस दे सकते हो, हम आपको उसके बदले में इक्विटी शेयर देंगे। यहाँ पे क्या बोला है, कन्वर्जन अलाउड नहीं है। हालांकि था तो वो भी कन्वर्जन ही ना, कि आप डीवीआर दे रहे हो फिर हम उनको इक्विटी शेयर देंगे, बट उन्होंने वहां पे ऐसा बोला कि आप हमें डीवीआर दे दो, हम डीवीआर को एक्सटिंग्विश कर देंगे, फिर हम आपको फ्रेश इक्विटी शेयर उन डीवीआर के बदले इशू कर देंगे। तो वो कन्वर्जन टेक्निकली नहीं हुआ, एक्सचेंज बन गया टेक्निकली। तो कन्वर्जन अलाउड नहीं है, मतलब आपके डीवीआर को कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर और वाइस वर्सा, बट एक्सचेंज अलाउड है। तो अपने ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भले कान इधर से घुमाओ या इधर से घुमाओ एक ही बात है, तो उन्होंने कन्वर्जन के लिए मना किया है, लेकिन हम एक्सचेंज कर सकते हैं। डिफरेंस समझ आया कन्वर्जन और एक्सचेंज के बीच में?
एक्सचेंज में क्या हुआ, आपके डीवीआर उन्होंने ले लिए, एक्सटिंग्विश कर दिए, आपको नए इक्विटी शेयर इशू किए, एंड कन्वर्जन बाय कन्वर्जन वी मेंट आपके डीवीआर आपके पास ही थे, अब वो डीवीआर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो वो अलाउड नहीं है। नीदर इक्विटी शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीवीआर नॉर डीवीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 88 में वील हैव टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट आता है द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर एंजॉय ऑल द राइट्स सच एज द बोनस शेयर, राइट शेयर एक्सेट्रा। तो जो डीवीआर वाले शेयर हैं उनको सारे राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर के रिलेटेड, बट वेरिएशन कहां पे आता है, या तो वोटिंग राइट में आता है या डिविडेंड पेमेंट में वेरिएशन आता है बस। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, प्रेफरेंस शेयर में दो टाइप का प्रेफरेंस होता है। एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर से पहले, तो डिविडेंड फिक्स रेट में मिलता है या अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट कितना भी दे देते हैं, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। एंड नेक्स्ट होता है वाइंडिंग अप के टाइम पे यू आर गिवन द प्रेफरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ योर कैपिटल। ओके, कम डाउन टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आता है वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर। अब जनरली वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर, इक्विटी शेयर में तो अपने को पता है जनरली वन शेयर वन वोट होता है। अपने डीवीआर वाला भी एक बार का डिस्कस कर लिया है कि डीवीआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट होता है या नहीं होता? करेक्ट, जनरली प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन कोई भी मैटर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अफेक्ट करेगा उन मैटर पे उनको वोटिंग राइट मिलता है। एंड प्रेफरेंस शेयर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। व्हाट डू यू मीन? हाँ, वो भी डिफरेंस है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इतने अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर है। तो कमिंग टू आवर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? ओके, नेक्स्ट ईयर। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर 2 साल तक हमारा एरियर ऑफ डिविडेंड है तो तीसरे साल में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिलना शुरू हो जाएगा जैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो दैट इज द लास्ट पॉइंट, फर्दर वाला पॉइंट, एकदम लास्ट वाला, दैट इज फोर्थ पॉइंट। फर्दर, व्हेन द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो क्लास ऑफ द प्रेफरेंस शेयर किसकी बात कर रहे हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। अगर उनको 2 years में डिविडेंड पे नहीं किया गया, देन दे शैल हैव अ वोटिंग राइट ऑन ऑल द रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। ओके, उसके ऊपर भी एक बार हाउएवर वाला पॉइंट है, वो एक बार रीड कर लेते हैं। दैट इज द proportionate of voting right of the equity shareholder to the voting right of the preference shareholder should be in the same proportion as to the paid up share capital। अब मान लो आपके पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप और पेड अप अमाउंट अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं? ओके, तो शेयर्स भी हमारे फुल्ली पेड अप हो सकते हैं, पार्टली पेड अप हो सकते हैं। तो अगर आपने कंपनी के 10 शेयर खरीदे और वो ऐसा था पार्टली पेड अप, और कंपनी ऐसा बोल रही है कि 10 वोटिंग राइट्स मिलेंगे पर शेयर, और अभी तक आपने 50% ऑफ द शेयर पे अमाउंट पे किया है, तो आपको वोटिंग राइट भी प्रोपोर्शन में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कौन सा? वोटिंग राइट प्रोपोर्शन में मिलते हैं आपको। एंड नेक्स्ट, यही केस हमारा डिविडेंड के केस में भी होता है। अगर आपके पार्टली पेड अप शेयर है और कंपनी ने 1 रुपीज पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आपको डिविडेंड भी उतना ही मिलेगा जितना आपने पे किया है, उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इशू। टाइप ऑफ द इशू, इसमें हेडिंग में सबसे पहले प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? हाँ, ओके, ट्रेडिंग होते हैं, इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम कभी भी कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं। तो आईपीओ से कंपनी पैसे रेज कर रही है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, तो अगर हमें कंपनी से ही डायरेक्ट सिक्योरिटीज मिल रही हैं तो वो पूरा का पूरा प्राइमरी मार्केट होता है। और हमें फिर कंपनी ने सिक्योरिटी इशू कर दी, कंपनी के पास पैसे आ गए, फिर बाद में जो सिक्योरिटी होल्डर है वो इधर से उधर पासिंग द पार्सल खेत ले रहे, तो वो अपना सेकेंडरी मार्केट में होता है। कंपनी के पास पैसे कहां से जाते हैं? प्राइमरी मार्केट से या सेकेंडरी मार्केट से? प्राइमरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स पैसे बिल्डअप करते हैं, कंपनी पैसे बिल्डअप नहीं करती। नेक्स्ट आता है आईपीओ, एफपीओ, फॉर द पब्लिक ऑफर राइट इशू।
नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? हाँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वही होता है कि हम सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें हमारी बिजनेस की समझ है और हमें पता है कि उनसे पैसे रेज किए जा सकते हैं, उनको हमने इनवाइट किया। और जनरली क्या होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, वो राइट नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। आपको इन्वाइट किया तो आप ही खाली उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अदर दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट का सेक्शन याद है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का? अरे वाह, अच्छा ठीक है। ओहो, बहुत प्रेशर है उस पे कि रिसेंटली दिया। ओके, आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग, अगर तुम लोगों से आंसर मिल जाए ना तो दैट इज बोनस। ऑब्वियसली तुम लोगों ने बहुत टाइम पहले पढ़ा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक है बेसिक नॉलेज है, उससे ज्यादा आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि सेक्शन नंबर लर्न होंगे या नहीं होंगे। वही तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सेक्शन नंबर 62 था, उसमें सब सेक्शन 1 ए बी सी, सी वाला पॉइंट था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का। हाँ, बी राइट इशू से पहले वाला ईसॉप। हाँ, एंड एक और प्राइवेट प्लेसमेंट का अलग से सेक्शन था, सेक्शन नंबर 42। हम्म, ओके। थोड़ा थोड़ा, अरे मतलब हाँ, इतना भी नहीं बोले, चलो टोटली गजनी नहीं बने तुम लोग, बेटो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्यूआईपी। नेक्स्ट आता है बोनस इशू। रिसेंटली कौन सी कंपनीज का बोनस इशू हुआ है? बोनस इशू रिलायंस का हुआ था रिसेंटली बोनस इशू। तो उन्होंने वन ऑन वन दिए थे शायद, आई गेस। हाँ, वन ऑन वन ही थे। हाँ, हाफ ही प्राइस। बोनस में ऑब्वियसली प्राइस तो रिड्यूस हो ही जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेट मार्केट। अब इक्विटी मार्केट पूरा का पूरा फिनिश होता है, डेट मार्केट। अच्छा, जनरली डेट और लोन सिनोनिमस वर्ड है या इज देयर एनी डिफरेंस? डेट और लोन, व्हाट इज इट? करेक्ट। सी, डेट हम लेते हैं ना, तो डेट और लोन में डिफरेंस होता है। लोन हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी पर्सन से लें, लेकिन जैसे कि कार लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, हमें हर मंथ इंटरेस्ट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी पे करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डेट रेज कर रहे हैं, मी बीइंग अ कंपनी, इफ आई एम रेजिंग डेट थ्रू डिबेंचर, थ्रू बॉन्ड, तो क्या होगा, जो हमारा फिक्स्ड मेच्योरिटी टाइम है तब तक मेरे को सिर्फ उन्हें इंटरेस्ट पे करना है, उन्हें इंस्टॉलमेंट में पैसे पे नहीं करने। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब coming to the next page, debt. ओके, एक बार डेट मार्केट अपने रीड कर लेते हैं। डेट मार्केट आर द मार्केट फॉर द इशुएंस एंड ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ वेरियस टाइप and features of the fixed income security. Fixed income security can be issued by the legal entity like the central state government, public body, corporation, etc. अब डेट, जैसे कि डेट में अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, बिल्स हो गए, तो ये नाम तो अलग अलग हैं बट काम एक ही करते हैं कि कंपनी को उधार देने का काम करें अपना बेसिक। Another point is the debt market in the debt market in India comprise of mainly of the two segments, that is the government security market of the central and the state government security, zero coupon bond, T-bill and corporate security market. तो यहाँ पे बोला है डेट मार्केट को अपने जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट कौन कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज इशू करती है? ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल्स, क्या जीरो कूपन बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजरी बिल? ऐसे बिल्स जो आरबीआई, ऐसे डेट जो आरबीआई इश्यू करती है और जिनकी मेच्योरिटी लगभग 1 साल तक रहती है, उनको अपने ट्रेजरी बिल बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, ऐसे बॉन्ड जो गवर्नमेंट इश्यू करता है, जो बॉन्ड फेस वैल्यू से सस्ते दाम पे बिकते हैं, उस पर कोई कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट नहीं होता। मतलब अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो आपको 90 रुपए में बेचेंगे। आपका फायदा कब होगा, जब रिडम्पशन होगा और आपको 100 रुपए मिलेंगे, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट इश्यू होते हैं वो फेस वैल्यू से कम प्राइस पे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट in the term of outstanding issue, market capitalization and trading value. The trading of the government security on a stock exchange is currently through the negotiated dealing system using the members of the Bombay Stock Exchange (NSE), and the trades are required to be reported to the exchange. The bulk of the corporate bond being a privately placed, however, not listed in the stock exchange, and the trend is changing now. तो पहले बस ये जनरली बोला हुआ है कि पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड लिस्टेड नहीं होते थे, अभी ये सारे के सारे बॉन्ड्स भी लिस्टेड होते हैं और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की ट्रेडिंग एनएससी और बीएससी पे जनरली नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के थ्रू होती है. तो दैट इज अनदर न्यू पॉइंट. नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए इश्यू होता है जहां पे अपने ऑक्शन कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की. नेक्स्ट पेज, लास्ट पॉइंट, negotiated dealing system. It is the electronic platform for facilitating dealing of the government security and money market instrument. What do you mean by money market instrument? दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, एंड शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन 1 year, करेक्ट. और कैपिटल मार्केट आर जनरली लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन थिंग. तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इश्यू करने के लिए नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है, दैट इज एनडीएस. एनडीएस फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन ऑफ द बिड एप्लीकेशन बाय द मेंबर फॉर द प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई थ्रू ऑक्शन एंड फ्लोटेशन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक कम्स अप, दैट इज डिबेंचर. डिबेंचर की डेफिनेशन याद है? अच्छा, डेफिनेशन छोड़ो, अपने को कौन सा वर्ड टू वर्ड लिखना है, कहीं भी मीनिंग पता है. डिबेंचर इशू कौन करता है? कंपनीज इशू करती है. डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड होते हैं? दोनों हो सकते हैं. ओके, डिबेंचर रिडीमेबल इरिडीमेबल किस टाइप के हो सकते हैं? जनरली इरिडीमेबल लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में डिबेंचर रिडीमेबल होते हैं. ड्यूरेशन पता है डिबेंचर की, याद है? 20 years. और कुछ 30 था जिसमें? अरे ओवर एक्साइटमेंट, याद आ गया अपने को पॉइंट. इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके करेक्ट. जनरली सिक्योर्ड डिबेंचर 10 साल के लिए होते हैं, बाकी अनसिक्योर्ड और जनरली डिबेंचर 20 साल के लिए होते हैं. लेकिन अगर हमारे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डिबेंचर है तो वो 30 years के लिए होते हैं. लेकिन एक कंडीशन है, 20 साल के बाद 10% हमें उन्हें रिडीम करना पड़ता है. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. जो इतने सारे डिबेंचर याद आए थे ना हमें, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड. तो फर्स्ट इज सिक्योर्ड, देन अनसिक्योर्ड. फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल. इसमें वो 10 years वाला पॉइंट लिखा हुआ है, सिर्फ तो सिर्फ मैक्सिमम पीरियड 10 years. ये जनरली इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में 10 years होता है, बाकी अदर डिबेंचर के केस में 20 years होता है. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के केस में 30 years का डिबेंचर टाइमलाइन हो सकता है. मोड ऑफ रिडम्पशन, पहला आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर. व्हाट डू यू मीन बाय इट? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कन्वर्टेबल, नहीं होता है, मतलब रिडम्पशन के टाइम हमें कैश ही मिलेगा. नेक्स्ट है पार्टली एंड ऑप्शनली. डिफरेंस क्या आधा आधा? ओके, एंड ऑप्शनली? ओके, आपके पास ऑप्शन है कि आपको इक्विटी में लेना है, नहीं तो पैसे लेके घर चले जाओ पूरा का पूरा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टली एंड ऑप्शनली. तो कंपनी लोग का थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं लग रहा है? अरे अभी तक तो डिबेंचर अपने कंपनी लॉ में इतने डिटेल में पढ़े ना, सिक्योरिटी लॉ में कहाँ में पढ़े थे भाई. अरे नेक्स्ट आया बेसिक, हाँ आगे आएगा, ओवर इनटू. नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, दैट इज बियरर डिबेंचर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर. बियरर डिबेंचर को हम नेकेड डिबेंचर भी बोलते हैं. नेकेड किसको बोलते हैं? हाँ भाई, बियरर. तो बियरर को अपने नेकेड डिबेंचर बोलते हैं या फिर अनरजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं, मतलब जिसपे नाम नहीं लिखा हुआ, जो ट्रांसफर हो सकता है इजीली. एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब डिबेंचर होल्डर की लिस्ट में यू हैव योर नेम रजिस्टर्ड. अनदर थिंग इज ग्रीन डेट सिक्योरिटीज. कहाँ पढ़ा हुआ है ये? पढ़ा. ओहो
हम्म। ओके, जो हमारी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वाला चैप्टर था उसमें एक चीज थी। अरे भाई, तुम लोग चैप्टर छोड़ने की भी हिम्मत रखते हो। हाँ, तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी आगे सारे कलर्स आएंगे, ब्लू, येलो, पिंक, पर्पल, सारे कलर्स आएंगे। हाँ हाँ, मसाला बॉन्ड में अपने चाय पत्ती और का पूरा मसाला डालेंगे, मसाला बॉन्ड सब कुछ आएगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन डेट सिक्योरिटी? करेक्ट, जो रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी या डेवलप इन्वायरमेंट के रिलेटेड सिक्योरिटीज इशू की जाती है। इनका मतलब है सिक्योरिटीज हमने इशू की, उनके पैसे हम एनवायरमेंट के रिलेटेड यूटिलाइज करेंगे। एंड यूटिलाइजेशन के लिए बहुत सारे पर्पस दिए हुए हैं। पहला, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। सेकेंड, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आजकल जो सिटी बस चल रही है वो जनरली पेट्रोल और डीजल पे नहीं चल के ई व्हीकल हो गई। दैट इज आर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन, including an effort to make the infrastructure more resilient to the impact of climate change and information support system such as climate change observation and early warning signal. What do you mean by resilient? अरे अभी पॉइंट पढ़ा था मैंने, उसमें एक वर्ड आया था अजीब सा, रेसिलिएंट। क्लाइमेट चेंज adoption, that is including efforts to make the infrastructure more resilient to climate change. अडॉप्ट कर पाए, करेक्ट। जैसे कि आजकल जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो जनरली अर्थक्वेक प्रूफ बनती हैं, कि इतना अपना अर्थक्वेक आएगा तो वो एटलीस्ट प्रूफ रहेंगे। जैसे जापान में क्या होता है, अर्थक्वेक प्रोन इलाका है जापान, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन उस टाइप से किया जाता है कि बिल्डिंग या तो अर्थक्वेक प्रूफ बन रही है, या फिर ज्यादातर बिल्डिंग ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है कि अगर वो आप पे गिर भी गए तो एटलीस्ट आपकी डेथ नहीं होगी। तो दैट इज हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि रिजिलियंट हो क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड उसके साथ साथ हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल सके, जैसे कि सुनामी या फ्लड आता है तो फिर गवर्नमेंट को पता कैसे चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, तो उन्होंने ओशियंस में ट्रांसमीटर्स और इंस्टॉल करके रखे होते हैं। उनका भी तो खर्चा आता है ना, तो उन सारे खर्चों को बेयर करने के लिए हम सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं और उन खर्चों के लिए हम पैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी इफिशियंसी इंक्लूडिंग द इफिशियंट एंड ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या, ग्रीन कलर का पेंट करवाएंगे हम उस पे, सबको मस्जिद बनवाएंगे। हाँ, बुक, एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग वेस्ट टू एनर्जी इफिशियंट डिस्पोजल ऑफ द वेस्टेज। सस्टेनेबल लैंड यूज, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? फ्लोरा फोना, वर्ड सुने हैं प्यारे प्यारे। फ्लोरा क्या होता है? फूल, फोना एनिमल। तो फ्लोरा खाली फूल नहीं आते, अपना पूरा प्लांट का स्पीसी आ जाती है। हाँ, बट याद से ही रख सकते हैं कि फ्लोरा मतलब फूल। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है सर्कुलर इकोनॉमी अडॉप्टेड प्रोडक्ट। अनदर इज, ये हमारा ग्रीन बॉन्ड फिनिश होता है। नेक्स्ट कलर आता है अपना ब्लू। ब्लू किससे रिलेट होगा? वाटर से रिलेट होगा। ओके, ब्लू वाटर से रिलेट होता है, तो इनके पैसे कहाँ यूज होते हैं? हमारे ओशियन के रिलेटेड यूज करते हैं, उनको हम क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा वेस्ट होता है, प्लास्टिक होता है, वो अपने पहले कहाँ पे डंप करते थे? लैंड पे डंप करते थे। फिर हमें पता चला कि भाई लैंड पे डंप होते होते हमारा लैंड ही पूरा फिल हो रहा है, फिर हम डंप कहाँ करने लगे? पानी में करने लगे। अब पानी में डंप करने से भी कभी भी प्लास्टिक ऐसा गलता है या खत्म होता है क्या? नहीं, वो एटलीस्ट एक ऐसे फॉर्म में बन जाएगा। चलो, वो बाकी सारे प्रोडक्ट डिकम्पोज हो सकते हैं, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, तो प्लास्टिक पानी में ही रहता है। उसकी वजह से मराइन मराइन जो क्या, मराइन एनिमल्स, करेक्ट भाई, वर्ड ही नहीं आ रहा, मराइन क्या। हाँ, मराइन एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। उनको प्रॉब्लम क्यों होती है? उन तक सनलाइट रीच नहीं होती, एंड ऊपर से ये जो प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तो उन तक सनलाइट भी नहीं आता और ऑक्सीजन भी ये कंज्यूम करता है, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे मराइन एनिमल ये प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं। फिर मराइन एनिमल को कौन कंज्यूम करता है? इंसान। तो यहाँ क्या हुआ, पूरी साइकिल अपना कर्मा दिख रहा है, वॉट एवर गोज अराउंड कम अराउंड हो रहा है। तो ये आजकल वन ऑफ द मेन
थिंग जो कि हमारे कैंसर को बढ़ा रहा है, वही यही है कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट, दैट इज हम प्लास्टिक का कंजम्पशन कर रहे हैं। और वो भी डायरेक्टली नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि हमारे खुद के ही कर्म ऐसे हैं कि इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस करो, तुम ढंग से डिकम्पोज नहीं कर पा रहे, तुम दूसरों की लाइफ को तबाह कर रहे हो, फिर अब तुम्हारी भी होगी। राइट। That is Blue Bond, that comprise of the fund raised for the water management, including the clean water, water recycling, etc. Another thing is Yellow Bond, सन, सोलर एनर्जी के रिलेटेड येलो बॉन्ड। तो जो भी हम पैसा लेके आ रहे हैं बॉन्ड्स के नाम पे, वो हम सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल को लगाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। That is yellow bond. That comprise of the fund raised from solar energy generate raised for solar energy generation and upstream industry and downstream industry. ओके, पेज के नीचे जगह होगी, जस्ट राइट डाउन अपस्ट्रीम इंडस्ट्री और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का मीनिंग। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री मतलब जो कि सोलर प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ऑफ सोलर प्लांट। तो सोलर प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज की जाती है? सोलर पैनल की, और पैनल में जो इंडिविजुअल होते हैं उनको हम सोलर सेल्स बोलते हैं। तो सोलर पैनल और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर प्लांट, दैट इज अपस्ट्रीम। अनदर थिंग इज डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में आता है दैट इज इंस्टॉलेशन और फाइनेंशियल सेगमेंट। इंस्टॉलेशन एंड फाइनेंशियल सेगमेंट। तो अब हमने सोलर पैनल बना तो लिए, अपस्ट्रीम सेक्टर ने बना लिए, बट डाउन स्ट्रीम सेक्टर उनका इंस्टॉलेशन करता है। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज टाटा पावर। टाटा पावर ने तो अपनी सब्सिडी भी बना ली है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी वाली। तो उनका मेन काम यही है, सोलर पैनल बनाना, फिर उनको इंस्टॉल करना। दैट इज येलो बॉन्ड फॉर यू। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन बॉन्ड। ट्रांजिशन बॉन्ड क्या होता है? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब पता है? चेंज। तो ऑलरेडी हम कुछ यूज कर रहे हैं, उसको हमें बेटर वे में यूज करना है, दैट इज ट्रांजिशन। तो जैसे कि हम अगर अपनी एनर्जी का सोर्स कोल है, अपना एनर्जी का सोर्स, हम कोल से रिन्यूएबल सोर्स में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो दैट इज द केस ऑफ ट्रांजिशन। Transition bond, which comprises of the fund raised for transitioning to more sustainable form of operation in line with India's intended nationally determined contribution. अब ट्रांजिशन बॉन्ड का यही मतलब है कि हम जो भी अब भी सोर्सेस यूज कर रहे हैं, जो अब भी करंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उससे बेटर टेक्नोलॉजी पे जाना, उससे बेटर सस्टेन्ड और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे जाना, और उसके लिए जो भी खर्चा लग रहा है वो हम बेयर करेंगे बाय इशुइंग दिस बॉन्ड। नेक्स्ट, आप लोगों ने एक टर्म सुना है, कार्बन फुटप्रिंट। हाँ, वो वाकई होता है, इधर उधर ट्रांसफर होता है। हाँ हाँ, तो कार्बन फुट, हाँ खरीद लेते हैं, अगर अपने पास ज्यादा है तो अपन बेच भी देते हैं, कम है तो खरीद भी लेते हैं। तो किसकी खरीदी बेची कर रहे हो तुम लोग? अरे कार्बन फुटप्रिंट की। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब जनरली होता है कि एक इंसान धरती पे आने के बाद कितना कार्बन प्रोड्यूस करता है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज के केस में लिमिट लगाई गई है कि हर इंडस्ट्री को इतना ही कार्बन प्रोड्यूस करने की उनको एलिजिबिलिटी, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हमने उससे कम प्रोड्यूस किया है तो बचा हुआ हमारा कार्बन फुटप्रिंट बच गया, वो हम बेच सकते हैं। दैट इज द केस विद द कार्बन फुटप्रिंट। ओके, तो ये सारी ना अलग अलग जगह पे कन्वेंशन होती हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो स्विट्जरलैंड में एक बार कन्वेंशन हुई थी यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हर 2-3 साल में एक बार होती है, और उन्होंने वहां पे अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया था। कन्वेंशन किसके लिए था? सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और प्रॉपर सस्टेनेबल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के रिलेटेड था। और कन्वेंशन के लिए जिनको भी बुलाया वो अपने प्राइवेट चार्टर प्लेन में आए थे। भाई जितना तुम वेस्ट कर, जितना बचाने के लिए जा रहे हो उससे ज्यादा तो तुमने चार्टर प्लेन में आके वेस्ट कर दिया। तो ये हमारी आयरनी है वर्ल्ड की। नो डाउट वो लोग साथ में मिलके भी जा सकते ना, एक ही प्लेन में जा सकते थे, सबको अपना प्राइवेट प्राइवेट प्लेन लेके जाने की जरूरत क्या थी? वही अमीरी दिखानी होती है कि हमारे पास चार्टर प्लेन है, वो पता है हमें है, तुम्हारे पास।
ओके, नेक्स्ट आता है एनी अदर कैटेगरी एज में बी स्पेसिफाइड, मतलब गवर्नमेंट को अगर पर्पल पिंक, अब गर्ल्स ने रिवोल्ट कर दिया कि रेड बॉन्ड भी लेके आओ, बहुत सारे रेड फ्लैग चल रहे हैं यहाँ पे, हमें उस पर भी इन्वेस्ट करना है, वही पेस्टल कलर निकालो, अभी ओम्ब्रे बहुत इफेक्ट में, ओम्ब्रे चाहिए अपने को, तो गवर्नमेंट कैन इशू सच टाइप ऑफ बॉन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बॉन्ड। वाह, बॉन्ड में भी वापस वही समझाया हुआ है, बॉन्ड होते क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, वापस टैक्स सेविंग बॉन्ड एंड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बॉन्ड इशू कर सकता है। टैक्स सेविंग बॉन्ड में बेनिफिट क्या होता है? कौन सा सेक्शन है टैक्स का जिसमें डिडक्शंस मिलते हैं? 80 वाले सेक्शन हैं। अरे अब तो टैक्स भरना नहीं है, इसीलिए बड़ा याद रह रहा है। ओके, डिडक्शन वाले सेक्शन। हम्म, हाँ हाँ, बहुत सारे थे, तो बेसिकली सेम ही सारे डिडक्शन थे अपने म्यूचुअल फंड और के, एफडी और के वैसे। नेक्स्ट आता है सबका फेवरेट मसाला बॉन्ड, पड़ा हुआ है? अच्छा, ओके, मसाला बॉन्ड और जनरली ईसीबी तो याद होगा, वो तो पढ़ा है, ईसीबी। गुड। कौन किससे बोरोइंग लेता है, हम बाहर लेते हैं या बाहर वाले अपने से पैसे उधारी लेके जाते हैं? हम बाहर वालों से कटोरा लेके जाते हैं और पैसे लेके आते हैं, दैट इज ईसीबी। एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ ईसीबी इज मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड में क्या होता है, दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो हम बाहर से जो उधार लेने जा रहे हैं वो रुपीज में देते हैं, तो इसमें फायदा क्या होता है? पे रुपी में करना होता है, करेक्ट, लेकिन फायदा उससे बेनिफिट क्या हुआ रुपी में पे करने का? करेक्ट, जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है उससे अपने बच जाएंगे, क्योंकि आज मान लो हम डॉलर्स में अगर कोई एक्सटर्नल बोरोइंग लेके आ रहे हैं और डॉलर का प्राइस बढ़ गया, तो हमें तो ज्यादा रुपए खर्च करके कन्वर्ट कराने पड़ेंगे डॉलर, फिर हम डॉलर में देंगे, तो वहां पे हमें लोन महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम रुपी में ही लोन लेके आ रहे हैं, हमें पेमेंट ही रुपी में करना है, तो हमारा फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन वो हम रोक सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट रीड स्टार्टिंग के 3 पॉइंट एंड यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। हो गए रीड? ओके, तो मसाला बॉन्ड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ईसीबी, दैट इज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना मेच्योरिटी पीरियड। तो जनरली मेच्योरिटी पीरियड 3 से लेके 5 साल तक हो सकता है। मिला मेच्योरिटी पीरियड, दैट इज मिनिमम ओरिजिनल मेच्योरिटी अप टू $50 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर शुड बी 3 इयर्स। तो ये ईसीबी का पूरा मेच्योरिटी लाइन है। ईसीबी में याद था, एक पूरा का पूरा मेच्योरिटी का टेबल देखा होगा, 5 से 7 ईयर थे। हाँ, 1, 3, 3, 5, 7, 10 अलग अलग मेच्योरिटी था, जनरली 3 इयर्स का मेच्योरिटी था सबका। हाँ, नहीं 10 तक ही था, उससे ज्यादा नहीं था। हाँ, 10 लास्ट था। 1 भी था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिलेटेड 1। ओके, तो ठीक है, इतना फोर्स नहीं डालते अपने को। हाँ, फिर ज्यादा ही कजनी फील होने लगेगा, नहीं। हाँ, फिर ड्रामा में नहीं जाना अपने को। तो मसाला बॉन्ड में यहाँ पे बोला है कि आपका $50 मिलियन और इक्विवेलेंट है, तो उसकी मेच्योरिटी 3 इयर्स रहेगी मिनिमम, एंड उससे ऊपर रेस कर रहे हो तो उसकी मेच्योरिटी मिनिमम 5 इयर्स तक रहेगी, मतलब लॉक इन रहेगा इतने टाइम पीरियड का। नेक्स्ट आता है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, ये तो पता होगा ये वर्ड,
ऑल इन कॉस्ट सीलिंग मतलब कोई भी हम बोरोइंग रेज करें उसके रिलेटेड जितना भी खर्चा लग रहा है, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसेस, कितना उसको रेज करने में, कितना उसको यूटिलाइज करने में अपने को ऊपर खर्चा लग रहा है सारा का सारा, दैट इज ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। तो यहाँ पे ऑल इन कॉस्ट सीलिंग बताया हुआ है, द ऑल इन कॉस्ट सीलिंग फॉर द बॉन्ड शैल बी 300 बेसिस पॉइंट। वहां पे लिख लो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो अपने 300 बेसिस पॉइंट मतलब 3% मैक्स टू मैक्स उस बॉन्ड के रिलेटेड अपना खर्चा बेयर कर सकते हैं, दैट इज ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। हाँ, जो अपन अमाउंट मान लो अपन 10 लाख रुपए लेके आ रहे, तो उस पर अपना खर्चा सिर्फ और सिर्फ 3% कर सकते हैं, मतलब कितना, 30,000 तक अपना खर्चा कर सकते हैं। ओ, बिना कैलकुलेटर तो जीरो भी कट नहीं होते अपने से। ओके, आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ पे थोड़ा फास्ट ही जाएगा, अपना काइंड ऑफ ओवरव्यू ही है। ए यार, प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ईसीबी में एक था, वनीला बॉन्ड, वनीला बॉन्ड। हाँ, खाली वनीला नाम रखा, बाकी सारी की सारी चीजें बॉन्ड की और कुछ भी नहीं है। तो ये बोर हो जाते हैं ना, तो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग बॉन्ड्स के नाम रख लेते हैं। अब खुश हो जाओ, आगे आओ फिर नेक्स्ट चैप्टर से।